प्रकार से भाषा भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति करने का एक साधन होती है और उसका साहित्य जाति विशेष के भाव, विचार, सभ्यता एवं संस्कृति का उद्घोषक होता है। भाषा सामाजिक व्यवहार का साधन होती है और साहित्य समाज की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रचार, प्रसार, विकास एवं संरक्षण का साधन होता है। यूं साहित्य की रचना भाषा के माध्यम से होती है, परंतु समस्त भाषा रचना साहित्य की कोटि में नहीं आती। जब किसी भाषा रचना में कला और भाव पक्ष दोनों का समावेश होता है, तब वह जाति विशेष के भाव, विचार, सभ्यता एवं संस्कृति तथा आकांक्षाओं से पूर्ण होती है। तब उसे एक साहित्यिक रचना कहा जाता है। यह भाषा और साहित्य बताया गया है। अब है मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। ठीक है, यूं तो भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य होते हैं बच्चों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए भाषाई कौशल में निपुण करना, परंतु मातृभाषा मनुष्य की सभ्यता एवं संस्कृति का अंग होती है, इसलिए उसकी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वह थोड़े व्यापक होते हैं और इसी शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को अपनी संस्कृति, सभ्यता और इस सब चीजों से परिचित कराना चाहते हैं और उनकी रुचि एवं अभिवृत्तियां जितनी भी हैं उनको विकसित करके परिमार्जित करते हैं। तब इस सब के लिए भाषा की जो साहित्य है उसके शिक्षण भी आवश्यक होते हैं और साहित्य के शिक्षण से बच्चों को भाषा के विभिन्न रूपों से परिचित कराया जाता है और जो लेखन की विधियां हैं, विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं, उनके बारे में समझाया जाता है और जो लेखन कौशल की और लेखन की शैली है उनका विकास भी किया जाता है। उन्हें अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित कराया जाता है और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनसे भी उनको परिचित कराया जाता है और यह उनकी रुचियों, अभिवृत्तियों और उनके जो विकास है उसका परिमार्जन उनके अंदर किया जाता है। परंतु यह सब कार्य तब कैसे और कब किया जाए इस पर थोड़ा विचार करना आवश्यक होता है। इसलिए मातृभाषा शिक्षण में साहित्य शिक्षण का प्रवेश किया जाता है। मातृभाषा शिक्षण में साहित्य का प्रवेश, ठीक है। हमारी जो मातृभाषा है वह हमारी संस्कृति एवं जो सभ्यता है उसका एक अंग होती है और उसका शैक्षिक अर्थ है कि सभ्यता एवं संस्कृति और संस्कृति की शिक्षा। परंतु जब तक बच्चा अपनी मातृभाषा नहीं सीखता तो वह इन सब का ज्ञान कर नहीं पाता है और उसके माध्यम से रचे गए जितने भी साहित्य हैं उनका अध्ययन करना भी आवश्यक अगर है बच्चों को, तो उसके लिए जो उनकी मातृभाषा है उसका भी अध्ययन करना आवश्यक है और मातृभाषा के साहित्य के अध्ययन के लिए मातृभाषा का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक होता है। जहाँ तक मातृभाषा के सुनने, बोलने की जो कौशल है उनका प्रश्न उठता है तो यह कार्य जन्म के कुछ दिन बाद ही प्रारंभ कर दिया जाता है। 3 से 4 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उनकी अपनी मातृभाषा के माध्यम से
अपने भाव एवं अपने जो विचार होते हैं उनके वह व्यक्त करने लगते हैं और विचार विनिमय भी एक दूसरे के साथ करने लगते हैं। और प्राथमिक कक्षाओं में उनमें भाषा के पढ़ने और लिखने के जो कौशल हैं उनका विकास किया जाता है। तब यह सोचा जाता है कि इन 5 वर्षों में बच्चों ने जो पढ़ा है लिखा है उनका जो विकास है, कितने कौशलों का विकास उनके अंदर हो गया है। यह दूसरी बात है कि कुछ जगहों पर कुछ बालकों में इन दोनों कौशलों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है और इसके लिए हमें विशेष प्रयत्न की आवश्यकता करनी चाहिए। अब जब बच्चे मूलभूत भाषाई कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इनमें निपुण हो जाए तो उन्हें साहित्यिक रचनाएं पढ़ाई जा सकती हैं और उन्हें विद्वान प्राथमिक स्तर पर ही सामाजिक रचनाओं को पाठ्य पुस्तकों में संग्रहित करके देते हैं। परंतु जो हमारी दृष्टि से यह कार्य है वह कक्षा 6 से प्रारंभ करना चाहिए और कक्षा 10 तक सरल से कठिन के क्रम में यह कार्य प्रारंभ किया जाए। आप प्रश्न कर सकते हैं कि जब कक्षा 10 तक की जो पाठ्यचर्या है उसमें केवल मातृभाषा की शिक्षा का विधान है, तब उसके साहित्य की शिक्षा का विधान क्यों? इसका उत्तर हम पहले दे चुके हैं कि मातृभाषा विभिन्न रूपों एवं संस्कृति का ज्ञान कराने हेतु कराई जाती है और साथ ही इनकी रुचियां एवं अभिव्यक्तियों में विकास एवं परिमार्जन करने हेतु मातृभाषा के साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक होता है। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा के किस स्तर पर किस प्रकार की साहित्यिक रचनाएं पढ़ाई जाएं। इस संबंध में हमने तत्संबंधी अध्यायों कविता शिक्षण, गद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण और कहानी शिक्षण में सविस्तार से लिखा है। अब है कविता शिक्षण। कविता का अर्थ एवं महत्व। हिंदी में काव्य पद और कविता प्रायः पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से किए जाते हैं, परंतु इनमें थोड़ा भेद होता है। काव्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग साहित्य के लिए होता है। संस्कृत में काव्य साहित्य के 2 भेद हैं। नंबर 1 पद काव्य और दूसरा है गद्य काव्य। पद का अर्थ होता है छंदों की रचना करना और पद से कविता इस अर्थ में भिन्न होती है कि कविता छंदोबद्ध भी हो सकती है और छंद रहित भी हो सकती है। दोनों ही प्रकार की कविताएं होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक पद की रचना कविता होती है, परंतु प्रत्येक कविता पद हो यह आवश्यक नहीं होता है। जो कविताएं हैं यह पदों में भी लिखी जाती है और छंदों में भी। इस प्रकार से साहित्य संस्कृत के 2 भेद बताए हैं, एक पद काव्य और दूसरा गद्य काव्य। संस्कृत में कविता का श्रव्य कहा जा सकता है और इस श्रव्य काव्य के रूप में और उनके बारे में संस्कृत आचार्यों का आपस में मतभेद रहा है। और जहाँ तक इस काव्य के शरीर की बात है तो सभी आचार्य शब्द और अर्थ को इसका शरीर मानते हैं, परंतु इसकी आत्मा के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं और काव्य आत्मा ध्वनि आचार्य आनंदवर्धन कुछ विद्वान विकृतिक
जो अर्थात बात को चमत्कारपूर्ण ढंग से काव्य कहने की आत्मा मानते हैं। विकृति काव्यात् जीवतम, ये कहा है आचार्य कुंतल ने। और कुछ विद्वान रीति अर्थात शब्दों के नियमित और संगठित प्रयोग को काव्य की आत्मा मानते हैं। और रीति आत्मा काव्य आचार्य वामन के द्वारा कहा गया है। कुछ विद्वान इसे अलंकार अर्थात अर्थ की प्रतीति एवं भावों को चमत्कार पैदा करने वाली युक्ति जो होती है उसे काव्य मानते हैं। हिंदी के विद्वानों द्वारा कविता की परिभाषाएं हिंदी कविता के स्वरूप को स्पष्ट करती हैं और इसमें छंद की बात कही गई है, न अलंकार और न किसी अन्य तत्व की कोई बात की गई है। इसमें केवल एक बात पर बल दिया गया है कि अभिव्यक्ति की हृदयस्पर्शी जो प्रभावोत्पकता है उस पर जिससे यथा भाव की गूढ़ता अनुभूति हो सके, गूढ़तम अनुभूति हो सके, इसे दूसरे शब्दों में सौंदर्य की अनुभूति, रसानुभूति अथवा रागात्मक कहा जाता है। और इस प्रकार राग ही कविता का मुख्य लक्षण होता है। और भाषा शिक्षण की दृष्टि से कविता का बड़ा महत्व है और कविता के पठन से पाठकों को भाषा के विविध रूपों, अभिव्यक्ति एवं विभिन्न शैलियों और समाज तथा उसकी विभिन्न समस्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है और वे जाति विशेष के धर्म और दर्शन से परिचित होते हैं और अपने देश, जाति, धर्म के प्रति उनमें अस्थायी भाव का निर्माण होता है। अब है कविता के मूल तत्व। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम कविता और उसके मूल तत्व जितने भी बताए गए हैं